यू आर अ टेस्ट सब्जेक्ट। व्हाट इफ मैं तुमसे बोलूं कि तुम एक टेस्ट सब्जेक्ट हो, तुम अंडर सर्वेलेंस हो, वो भी 24/7। कोई तुम पे नज़र रख रहा है तो तुमको कैसा लगेगा? व्हाट इफ मैं तुमसे बोलूं कि जो भी चीज़ें तुम खा रहे हो, जो भी चीज़ें तुम पी रहे हो, या जिन भी चीज़ों को तुम कंज्यूम कर रहे हो, वो किसी ने एडल्ट्रेट करी हैं, एडल्ट्रेट विद सम केमिकल्स, जिससे वो तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर सके, वो तुम्हारे ब्रेन की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर सके, तो तुमको कैसा लगेगा? एंड व्हाट इफ मैं तुमको ये बोलूँ कि ये सब कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की गवर्नमेंट्स कर रही हैं, तो तुमको कैसा लगेगा? दिस इज वॉट US गवर्नमेंट डिड विद देयर पीपल। वेलकम टू द प्रोजेक्ट नेम्ड MK Ultra। इस अर्थ पे एक ऐसा भी टाइम रहा है जब लोग आपस में बहुत बुरी तरह लड़ रहे थे। लड़ाई फॉर वॉट? लड़ाई ताकि वो इस वर्ल्ड पे अपना डोमिनेंस शो कर सकें, वो दिखा सकें कि वो कितने ज़्यादा डोमिनेटेड हैं, वो इस वर्ल्ड पे कॉन्कर कर सकें। एंड वो टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको एक ऐसी चीज़ बताना चाहूँगा जिससे तुमको इस टॉपिक की सीरियसनेस का पता लगेगा। तुम समझ पाओगे कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा सीरियस है। जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी, तब हमने शुरुआत करी थी बहुत बेसिक से गन्स के साथ, और ये छोटे छोटे बाईप्लेन्स होते थे जिनको बॉम्बिंग के लिए यूज़ किया जाता था। बट जब वर्ल्ड वॉर्स एंड हुई, मतलब जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, तब वी एंडेड अप विद फाइटर जेट्स। यस, ये जो वेपनाइजेशन था ये कुछ ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के बीच में नहीं हुआ था। ये जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। वर्ल्ड वॉर 1 से लेके वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने तक का टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड के अंदर इतना ज़्यादा वेपनाइजेशन हुआ था जो कि हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात थी ना। जब ये वेपनाइजेशन हो रहा था तो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी अपने वेपन्स को लेके। वो चाहती थी कि वो अलग अलग टाइप के वेपन्स को डेवलप करें, तो इसमें अमेरिका भी कहाँ पीछे रहने वाला था। तो अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो भी बहुत सारे वेपन्स को डेवलप करेगा, चाहे वो नॉर्मल वेपन्स हों या वो बायो वेपन्स हों या वो न्यूक्लियर वेपन्स हों। बट लेटर ऑन अमेरिका डिसाइड कि वो एक ऐसा वेपन डेवलप करेगा जो कि इन सब से बहुत ज़्यादा सुपीरियर होगा। एंड उस वेपन का नाम था माइंड कंट्रोल। अगर अमेरिका इसमें सक्सेसफुल हो जाता तो ये सभी वेपन से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होता, क्योंकि ये एक ऐसा वेपन है जिसमें सामने वाले के सारे एक्शंस अमेरिका कंट्रोल कर सकता था बाय कंट्रोलिंग देयर माइंड्स। एंड इसी के साथ शुरुआत होती है प्रोजेक्ट नेम्ड MK Ultra। In the early days of the Cold War, the CIA ordered the creation of a secret program intended to find ways of mind control. They funded an army of psychiatric institutions across the United States and Canada to perform experiments on unsuspecting patients using psychedelic drugs, sensory deprivation, electroshock treatment, and more. The program was known by its code name, MK Ultra. प्रोजेक्ट MK Ultra ये CIA का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। ये किया जा रहा था US गवर्नमेंट के अंडर, जो कि उसी की एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही थी जिसको हम CIA बोलते हैं। ये जो प्रोजेक्ट था वो अराउंड 50s और 60s के टाइम पे चला था, जो कि अराउंड 20 सालों के लिए चला था। एंड ये जो 20 सालों का टाइम फ्रेम था ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो ये ऑपरेशन चलाया गया था ये अपने आप में ही बहुत डिस्टर्बिंग था, क्योंकि इसका एंड गोल जो था वो था लोगों का माइंड कंट्रोल करना। इसका अल्टीमेट गोल ही ये था कि वो सामने वाले इंसान का माइंड कंट्रोल कर सके, उसके ब्रेन को रीफंक्शन किया जा सके, उसके थॉट्स को चेंज किया जा सके, उसकी रीमैपिंग करी जा सके। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। एंड ये सब हो इसलिए रहा था ताकि CIA की जो इंटेरोगेशंस हैं वो और आसान हो जाएं और इजी हो जाएं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएं।
इसलिए ये सारी चीज़ें करी जा रही थी। इस दौरान किसी भी मोरल वैल्यूज़ का या किसी भी एथिक्स का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था। उस दौरान जितने भी साइंटिस्ट थे जो CIA के अंडर वर्क कर रहे थे, वो किसी की भी मॉरल वैल्यूज़ को नहीं समझते थे। वो इंसान को सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह समझते थे और उन पे एक्सपेरिमेंट करते थे, और ये सब होता था उन इंसानों की विल के अगेंस्ट जाके, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है। ये जो प्रोजेक्ट था MK अल्ट्रा, ये कोई एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट था जिसके अंदर अराउंड 150 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे, या बोले तो सब प्रोजेक्ट्स थे। एंड इन 150 प्रोजेक्ट्स के अंदर अलग अलग तरीके से लोगों के माइंड को कंट्रोल किया जाता था बाय यूजिंग अलग अलग टाइप के ड्रग्स एंड केमिकल्स। और ये जो प्रोजेक्ट था, इसके 2 मेजर गोल थे। एक था इंटेरोगेटिव माइंड कंट्रोल, मतलब इंटेरोगेशन को ईजी बनाना लोगों का माइंड कंट्रोल करके। इस इंटेरोगेटिव माइंड कंट्रोल के अंदर लोगों को कुछ ऐसी साइको एक्टिव ड्रग्स दी जाती थी जिसके बाद लोग उनसे इन्फ्लुएंस होके अपनी इंटेरोगेशन को और आसान बना दिया करते थे। वो और इजीली अपने अंदर का सच बोल पाते थे। उनको ऐसा बना दिया जाता था कुछ साइको एक्टिव ड्रग्स के साथ। वहीं दूसरी तरफ था फुल माइंड कंट्रोल, जहाँ पे CIA किसी इंसान का पूरी तरह से माइंड कंट्रोल कर लेता था। एंड वो माइंड कंट्रोल करने के बाद उसको वो दोबारा से रीमैप कर सकता था, उसको दोबारा से रीफंक्शन कर सकता था, ताकि वो उसको कमांड दे सके, जो वो कमांड से वो इंसान सिर्फ वही काम करे। ऐसा गोल था इस प्रोजेक्ट का, जिसका नाम था MK अल्ट्रा। Under code names like MK Ultra, the CIA spent 25 years and $25 million on secret mind control research. एंड इन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए जो ड्रग्स का यूज़ किया जा रहा था, उसमें तरह तरह की ड्रग्स यूज़ करी जा रही थी, चाहे वो साइको एक्टिव ड्रग्स हो या वो अलग अलग अजीब अजीब केमिकल्स हों। बट इसमें जो मेजरली जिस ड्रग का यूज़ किया जा रहा था, उस ड्रग का नाम था LSD। जब ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो LSD को आए हुए अराउंड 10 साल ही हुए थे मार्केट में, तो LSD को आए हुए को ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ था। तो इजीली ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी भी साइंटिस्ट के पास एक ही ऑप्शन था कि वो इस ड्रग का यूज़ करे, क्योंकि हम सब जानते हैं LSD एक सुपर हेलुसिजेनिक ड्रग है ह्यूमंस के लिए। इसलिए साइंटिस्ट इसका यूज़ कर रहे थे ताकि वो उस हेलुसिनेशन में लोगों से सच निकलवा सकें, ताकि वो अपनी इंटेरोगेशन को और आसान बना सकें उनके हेलुसिनेशन के दौरान। ये आदमी जो तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ही इज़ डॉक्टर सिडनी गॉटलिब। इसने एक बड़ा रोल प्ले किया है इन सारे एक्सपेरिमेंट में। ये एक अकेला साइंटिस्ट नहीं था इस प्रोजेक्ट का, बट इसका बहुत बड़ा रोल था इन एक्सपेरिमेंट्स में, क्योंकि यही वो साइंटिस्ट था जो डिसाइड करता है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए मेजरली LSD का यूज़ किया जाएगा। अब एज़ यू नो, LSD को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मार्केट में, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रग था। एज़ यू नो, US गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा था, इवन है। तो सिडनी गॉटलिब ने बहुत सारा फंड रेज किया गवर्नमेंट से, और उससे उसने LSD को बाय किया टू यूज़ इन द एक्सपेरिमेंट्स। एंड उसके बाद शुरुआत हुई सबसे पहले सब प्रोजेक्ट की, जिसका नाम था द मिडनाइट क्लाइमैक्स। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कैजुअली लोगों को लिया जाता था और उनको एक ऐसी फैसिलिटी में भेजा जाता था जो कि एक होटल की तरह होती थी। वो एक होटल तो होता था, बट विद अ लॉट ऑफ सर्वेलेंस। उस होटल्स में सर्वेलेंस के अलग अलग तरीके लगे होते थे। जैसे वहाँ पे एक 1 वे मिरर लगा होता था, जिसमें तुम बाहर से तो अंदर देख सकते हो, पर अंदर से बाहर नहीं देख सकते। वो इतना ज़्यादा सर्वेलेंस था कि अगर कोई उसके अंदर है तो बाहर बैठा इंसान उसकी एक एक मोमेंट पे नज़र आराम से रख सकता है। एंड इसी दौरान शुरुआत होती है प्रोस्टिट्यूशन की। यस, प्रोस्टिट्यूशन रन बाय CIA उस फैसिलिटी के अंदर प्रोस्टिट्यूशन रन करवाता है। एंड उसके अंदर जो लोग जाते हैं वो प्रोस्टिट्यूट से मिलते हैं। एंड वो जो प्रोस्टिट्यूट होती है वो उनके खाने में, उनकी ड्रिंक्स में LSD को इंड्यूस कर देती है, जिससे वो लोग हेलुसिनेट हो जाते हैं। एंड उसके बाद CIA देखता है कि क्या वो उस ट्रिप के दौरान अपने सीक्रेट्स को रिवील कर रहे हैं या नहीं, और वो इंटेरोगेशन करता है वहाँ पे। और यही पूरा एक्सपेरिमेंट होता है कि LSD का उन्हें इफेक्ट देखना है कि किस तरीके से वो ह्यूमन के ब्रेन पे वर्क करती है। क्या वो इससे सामने वाले से बहुत सारी छुपी बातें निकलवा सकते हैं या नहीं। जस्ट इमेजिन कि ये कितनी ज़्यादा क्रीपी सिचुएशन है, जहाँ पे तुम एक प्रोस्टिट्यूट के साथ बिना कपड़ों के एक ड्रग के इन्फ्लुएंस में हो, और तुम्हारी खुद की गवर्नमेंट तुम पे नज़र रख रही है, तुम पे इंटेरोगेशन कर रही है विदाउट हैविंग योर कंसेंट। ये सब तुम्हारे
बिना कंसेंट दिए हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता उस दौरान तुम्हारे एक्शंस क्या हैं, तुम्हारे वर्ड्स क्या हैं, पर गवर्नमेंट वो सारी चीज़ें नोट कर रही है, CIA वो सारी चीज़ें नोट कर रही है, वो अपनी इंटेरोगेशन कर रही है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम एक टेस्ट सब्जेक्ट हो। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये था इंटेरोगेटिव माइंड कंट्रोल का। इंटेरोगेटिव माइंड कंट्रोल मतलब कि इनकी इंटेरोगेशन ईजी हो पा रही हैं या नहीं। हम आगे वीडियो में ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स की बात करने वाले हैं जिसमें CIA इंसानों का पूरा ब्रेन कंट्रोल कर लेती है, उनके एक्शंस को डिफाइन कर लेती है। बट अभी के लिए जो हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा ये था इंटेरोगेटिव माइंड कंट्रोल। बट इफ़ यू थिंक कि इंटेरोगेटिव माइंड कंट्रोल का पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है तो यू माइट बी रॉन्ग, क्योंकि हद तो तब हो जाती है जब डॉक्टर सिडनी गॉटलिब, जो कि ये सारे एक्सपेरिमेंट रन कर रहा था, वो खुद के ही लोगों के साथ ये हरकत करता है। एक दिन ऐसा होता है जब डॉक्टर सिडनी गॉटलिब अपनी पूरी टीम को, जो उसके CIA के सारे एजेंट्स थे, उनको अपने घर पे इनवाइट करता है फॉर अ डिनर पार्टी। और जब वो सारे लोग उसके घर पे आते हैं फॉर द पार्टी, तो वो उनके खाने को, उनके ड्रिंक्स को LSD से स्पाइक कर देता है। जब तक लोगों को पता लगता है कि उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है तो बहुत देर हो चुकी होती है। बट डॉक्टर बोलता है कि तुमको घबराने की बात नहीं है, यू जस्ट नीड टू एंजॉय दिस ट्रिप। और वो बोलता है कि ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। इसे सुन के लोग थोड़े से काम हो जाते हैं और वो अपनी ट्रिप में खो जाते हैं। एंड इसका अल्टीमेट मोटिव था कि डॉक्टर उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर पाए कि क्या वो मेरे साथ लॉयल हैं, क्या वो इस एक्सपेरिमेंट के साथ लॉयल हैं या नहीं। कहीं वो ऐसी कुछ बातें तो नहीं छुपा रहे जो CIA के लिए खतरा हो सकती हैं, जो गवर्नमेंट के लिए खतरा हो सकती हैं। जस्ट सिडनी गॉटलिब यही चेक करना चाह रहा था। बट ऐसा तो कुछ नहीं होता है, और जो होता है वो सबका माइंड फक करके रख देता है। आफ्टर दैट पार्टी उसके ही टीम का एक एजेंट मर जाता है। उसके मरने की वजह बताई जाती है LSD। देयर आर अ लॉट ऑफ एविडेंसेस जो बताते हैं LSD की ट्रिप किस तरीके से वर्क करती है। दैट अगर तुम एक अच्छे मूड में हो तो तुम्हारी जो हेलुसिनेशन की ट्रिप होगी वो बहुत ज़्यादा काम होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत रिलैक्सिंग होगी। बट अगर तुम सराउंडेड हो बाय नेगेटिव थॉट्स तो तुम्हारी जो ट्रिप होगी वो नेगेटिविटी से भरी हुई होगी, वो तुम्हारे वर्स्ट नाइटमेयर से भरी हुई होगी। और बताया जाता है कि जो एजेंट था वो इस ट्रिप को हैंडल नहीं कर पाया था एंड ही एंड्स अप लूजिंग हिज लाइफ। एंड इसके कुछ टाइम बाद एक इंसान और होता है जो उसकी टीम में से ही निकल के आता है, मतलब एक एजेंट और होता है जिसका नाम होता है फ्रैंक ऑल्सन, जो कि निकल के आता है अपनी टीम से बाहर और बोलता है अपने डॉक्टर सिडनी गॉटलिब से कि उसको कुछ अलग लग रहा है अपने साथ। एंड वो डॉक्टर को बताता है कि वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को खो रहा है, जिसको सुन के डॉक्टर उसको एक अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को रिकमेंड करता है कि वो उससे जाके मिले और इस चीज़ को डायग्नोस करवाए और इसको सही करवाए। जिसके बाद वो उसके पास जाता भी है। बट इसी फेज के दौरान वो डॉक्टर सिडनी गॉटलिब से बात करता है अपनी जॉब को छोड़ने के लिए। वो चाहता है कि वो CIA को क्विट कर दे, जिसको सुन के डॉक्टर सिडनी गॉटलिब काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। डॉक्टर सिडनी गॉटलिब को डर था कि अगर इसने अपनी ये जॉब छोड़ी तो वो बाहर जाके जनरल पब्लिक को ये ना बता दे कि CIA किस तरीके से बिना लोगों के कंसेंट के उनके ऊपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स रन करता है, किस तरीके से सारी चीज़ें चलाई जाती हैं US गवर्नमेंट के थ्रू, ये सारी चीज़ें रिवील ना हो जाएं। इस वजह से डॉक्टर सिडनी गॉटलिब काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। बट लेटर ऑन जब फ्रैंक ऑल्सन उस साइकियाट्रिस्ट से मिलके आ जाता है, उसी सेम इवनिंग को वो एक होटल में रुकता है, एक होटल में जिसके वो 13th फ्लोर पे रुकता है। एंड लेटर ऑन वो अपने उस फ्लोर से जंप कर देता है। यस, ही सुसाइडेड। एंड दिस वॉज द इंटेरोगेटिव माइंड कंट्रोल डन बाय CIA। ये सब था जो कि CIA ने किया था, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बट हमने मेजरली उन एक्सपेरिमेंट्स की बात करी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे उस टाइम पे। नाउ एक पार्ट ऐसा भी था जहाँ पे CIA लोगों के एक्शंस को कंट्रोल कर रहा था, उनके माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था, जिसके लिए CIA ने एक अलग ही स्ट्रेटजीज़ बनाई थी। वो ये सब कर रहा था ताकि वो सामने वाले इंसान के ब्रेन को रीमैप कर सके, उनके ब्रेन को रीफंक्शन कर सके लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, और उनके अंदर वो सारे एक्शंस को फिल आउट कर सके जिससे सिर्फ वो वही काम करें जो CIA उनको बोलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है। ना ये जो माइंड कंट्रोल के एक्सपेरिमेंट थे इसमें अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते थे CIA के थ्रू। इसमें साइकोएक्टिव ड्रग से लेके LSD तक तो शामिल था ही, बट इसमें कुछ ऐसे मेथड्स भी थे
जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। इसमें ऐसे ऐसे मेथड थे जैसे सेंसरी डेप्रिवेशन, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, सब्लिमिनल मैसेजिंग, इवन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी शामिल है। नाउ ये जो प्रोजेक्ट था इसके लिए CIA के एजेंट्स जो होते हैं, CIA के जो साइंटिस्ट होते हैं जो इस प्रोजेक्ट को कर रहे होते हैं, उन्हें वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, उन्हें लोग चाहिए होते हैं। तो वो जाते हैं प्रिजन के अंदर क्योंकि वहाँ पे सबसे इजी कैंडिडेट्स मिल सकते हैं उनको अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। तो वहाँ जाके लोगों को बताते हैं कि वो एक ड्रग का ट्रायल कर रहे हैं टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब जो वहाँ पे प्रिजनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि उन्होंने बुरा काम तो कर ही रखा है, दैट इज़ वाई वो प्रिजन में है। वो सोचते हैं कि अब मौका मिला है कि हम इस सोसाइटी को कुछ अच्छा पे बैक कर सकें, तो वो अपने ऊपर ये ड्रग ट्रायल को रन करने की परमिशन देते हैं। एंड इन टोटल 19 कैंडिडेट्स मान जाते हैं, मतलब 19 वॉलंटियर्स मान जाते हैं कि वो अपने ऊपर ये सारे ड्रग ट्रायल्स कराएंगे, जो कि ड्रग ट्रायल्स नहीं होते हैं, वो होता है एक्सपेरिमेंट ऑफ माइंड कंट्रोल। नाउ लेटर ऑन उनके ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिसमें उनको LSD के माइक्रो डोसेस दिए जाते हैं थ्रू आउट द होल ईयर। एंड वो जो डोसेस होते हैं उनको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है थ्रू आउट द ईयर, और वो पूरे साल तक उनको LSD दिया जाता रहा है। एंड इसमें बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, सेंसरी डेप्रिवेशन, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, सब्लिमिनल मैसेजिंग, ये सारी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं उनके ब्रेन को रिमैप करने के लिए, उनके ब्रेन की पुरानी मेमोरीज को मिटाने के लिए, ताकि वो उसमें नई चीज़ें फीड कर सकें, नए एक्शंस को फीड कर सकें। ये सब कर रहा था CIA। बट लेटर ऑन इस प्रोजेक्ट में एक इंसान होता है जिसका नाम होता है वाइटी, जो कि उन 19 प्रिजनर्स में से ही एक था। ना ये जो वाइटी था इसके जो एक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा कि ये लोगों को मारने लगता है, ये लोगों की जानें भी लेने लग जाता है, इतने ज़्यादा इसके वायलेंट एक्शंस हो जाते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि ये सब CIA कर रहा था, उस इंसान का माइंड कंट्रोल करके, उस वाइटी का माइंड कंट्रोल करके, बट वी डोंट नो कि क्या सच था। बट लेटर ऑन जब ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं तो जो वाइटी होता है वो CIA को दोषी ठहराता है। वो बोलता है कि CIA की वजह से वो वायलेंट हुआ था, उनके ड्रग ट्रायल की वजह से, उनके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसने लोगों की जान ली थी, उसके एक्शंस उसके कंट्रोल में नहीं थे बिल्कुल भी, वो सब क्यों कर रहा था उसे नहीं पता। इट माइट बी पॉसिबल कि CIA अपने इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो गया था। बट अब आते आते एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब ये सारी चीज़ें जनरल पब्लिक के सामने आने वाली थी और CIA एक्सपोज्ड होने वाला था। नाउ डिड यू रिमेंबर द गाय जो 13th फ्लोर से जंप किया था? यस, फ्रैंक ऑल्सन। जब वो जंप किया था तो बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस थे। फ्रैंक ऑल्सन के मरने के अराउंड 20 साल बाद जो उसकी फैमिली होती है, जो उसके बच्चे होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी आती है इस सब को लेके। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ पब्लिकेशंस थे जो कि CIA के इन हरकतों के बारे में पब्लिश करने लगे थे, CIA को एक्सपोज करने लगे थे। तो उनके बच्चे सोचते हैं, जो उसका बेटा होता है वो सोचता है कि क्या सब हुआ था ये उसके फादर के साथ। तो वो डिसाइड करता है कि वो डॉक्टर सिडनी गॉटलिब से मिलेगा और इस सब के बारे में डिस्कस करेगा। फिर वो फ्रैंक ऑल्सन का बेटा सिडनी गॉटलिब से मिलता है और इसके बारे में डिस्कस करता है कि ये सब कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। अब डॉक्टर सिडनी गॉटलिब उसको ज़्यादा कुछ तो नहीं बताता है, पर वो इतना बताता है कि पैट्रियटिज्म की वजह से वो इस सब में आया था, मतलब वो देशभक्ति की भावना की वजह से इस सब के बीच में आया था, और इसी वजह से फ्रैंक ऑल्सन भी इसमें आया था। और वो कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही हदें पार कर दी थी इन एक्सपेरिमेंट्स को करने में, जिसकी वजह से फ्रैंक ऑल्सन की जान गई। बट स्टिल जो फ्रैंक ऑल्सन का बेटा होता है उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स उसको नहीं मिले होते। फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने फादर को दोबारा से ग्रेव में से निकालेगा आफ्टर अराउंड 2 decades। यस, 20 सालों बाद वो अपने फादर को ग्रेव से निकालेगा और फिर से उन पे ऑटोप्सीज करेंगे, फिर से उन पे मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे, जिससे पता लगेगा कि रीज़न क्या था डेथ का। तो वो केस की फाइलें वापस खुलती हैं, वापस से पता लगता है कि ये सब क्या था, इन्वेस्टिगेशन होती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रूफ सामने आते हैं जिसकी वजह से ये कंक्लूड किया जाता है कि ये एक मर्डर था। मर्डर किसने किया था ये नहीं पता, बट दिस वॉज अ मर्डर, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस थे कि ये सुसाइड नहीं हो सकता है। जैसे फ्रैंक ऑल्सन के सॉक्स का सूखना, जब वो मरा था तो उसने अपने सॉक्स को धोकर सुखाने रख दिया था, विच इज वियर्ड। कोई मरने वाला होगा तो वो ऐसा काम क्यों करेगा, बट दिस हैपेंड, ये ऐसा रिपोर्ट्स में था वहाँ पे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी थी, जब फ्रैंक ऑल्सन गिरा था, उसने जंप किया था या उसको धक्का दिया गया था, तो वो फ्रंट की साइड से गिरा था, बट उसके बैकहेड पे एक बहुत ज़्यादा बुरी इंजरी थी, उसके स्कल के बिहाइंड एक बहुत ज़्यादा मेजर होल था,
इतना ज़्यादा कि वो किसी हैवी चीज़ से हो सकता है। मतलब जो भी लोगों ने वहाँ पे कंक्लूड किया, जो भी ऑफिसर्स ने कंक्लूड किया, तो पता लगा कि वो एक मर्डर था, बट ये नहीं पता कि गिल्टी कौन था। बट लेटर ऑन कुछ ऐसा होता है जिसको सुन के तुम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाओगे। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उन्होंने आकर खुद पर्सनली उसकी फैमिली से माफ़ी मांगी थी। इवन CIA के चीफ ने भी आके उसकी फैमिली से पर्सनली माफ़ी मांगी थी, एंड साथ ही साथ उनको $750,000 का कंपनसेशन अमाउंट भी दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, ओवर $1 मिलियन। काफ़ी ज़्यादा आज के हिसाब से अगर हम देखें तो। आज के टाइम में हालात ये हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के जितने भी विक्टिम्स थे वो बहुत बुरी तरीके से मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, या उन्होंने अपनी ज़िंदगी डिसेबिलिटी में गुजार दी। उन विक्टिम्स की तो कोई गलती भी नहीं थी, उनका तो कंसेंट भी नहीं लिया गया था, बट स्टिल उनको इन सारी चीज़ों से आज भी गो थ्रू करना पड़ रहा है, क्योंकि सम पीपल आर स्टिल अलाइव जिनके ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। Tell me about the acid. I'd rather not. It's a bad trip. It's a bad trip. That was a bad trip. The pain was so excruciating. Felt like somebody was sticking me with 1,000,000 pins. You know, just everywhere. Oh, it just... You want to stop for me? इतने सारे लोगों को मेंटल इलनेस, लाइफ टाइम ट्रॉमास जैसी चीज़ें देख के ये प्रोजेक्ट वन ऑफ द वर्स्ट प्रोजेक्ट बन जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। बट वी डोंट नो कि कितने सारे लोग दुनिया में अलग अलग जगह पे ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स का शिकार हो रहे होंगे। वी डोंट नो कि वो लोग किस किस चीज़ों से गो थ्रू कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर तो उनका कंसेंट भी नहीं लिया जाता है। वी डोंट नो कि ऐसा कहाँ कहाँ पे हो रहा होगा। गवर्नमेंट्स आज भी ट्राई करती हैं कि वो अपने लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकें, वो भी ऐसे ऐसे तरीक़ों से जिनके बारे में शायद तुम जानते भी नहीं हो। इट माइट बी पॉसिबल कि शायद तुम भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट का शिकार हो रखे हो, शायद अभी भी तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हो जिसके बारे में तुम्हें भी ना पता हो। माइट बी पॉसिबल। बट अभी के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा तुमसे जल्दी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।